हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन में जो 40 नंबर जनरल साइंस से प्रश्न आए हैं उससे रिलेटेड हम यह आपको एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं ताकि आपका 40 में एक भी प्रश्न। पहला सवाल है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, यानी किनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। आप लोग उत्तर को कमेंट करके बता सकते हैं तथा साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सभी लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम एरिस्टोटल यानी अरस्तु है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस किनको कहा जाता है? जो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि समुद्री जीव को कहा जाता है, या फिर वो पौधे जो जल में उगते हैं जिसे जलीय पौधे कहते हैं, या फिर यह एक पादप का कोई रोग है, या फिर जड़ विहीन पौधा। इनमें से किसको जो है हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जलीय पौधा को जो है हाइड्रोफाइटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी बीज बनता है लेकिन पुष्प अर्थात फूल नहीं लगता, उन पौधे को क्या कहते हैं? वो आवर्त बीजी पौधा के नाम से जाना जाता है, या फिर अनावर्त बीजी पौधा के नाम से, या फिर टेरिडोफाइटस कहते हैं, या ब्रायोफाइटस कहते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं वह बीज बनते हैं किंतु पुष्प यानी फूल नहीं लगते, वह जो है अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये कवक में अनुपस्थित होता है, या फिर लाइकेन में, या जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, या फिर ब्लू ग्रीन एलर्जी नीले हरे शैवाल में। इसमें से किसमें जो है वो केंद्रक अनुपस्थित रहता है? तो केंद्रक जो अनुपस्थित रहता है इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि जीवाणु में जो है केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि जड़ जो है वो विकसित होती है। जड़ किससे विकसित होती है? या प्रांकुर से विकसित होती है, या फिर मूलांकुर से, या तने से विकसित होती है, या फिर पत्तियों से विकसित होती है जड़? तो जड़ें जो विकसित होती है, पांचवा नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि जड़ों का जो विकसित होना वह मूलांकुर से विकसित होती है, यानी बी आंसर जो है पांचवा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा है कि आलू का जो खाने वाला योग्य है, आलू जो पोटैटो जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो उसका कौन सा हिस्सा जो है, जो आलू जो हम लोग खाते हैं वह पौधे का कौन सा हिस्सा है? वह जड़ है, या कलिका है, फल है, या फिर तना है? तो आलू जो है वो पौधे का तना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। वो आलू पौधे का फल नहीं बल्कि तना है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम में जो है वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो है वो एक तरह से उसके कई सारे अंग है, जिसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो इन सब में जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो वहाँ पर कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसमें सबसे जो सही जवाब है 7वां नंबर प्रश्न का वह है कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन पचेगा नहीं, यानी भोजन का ऑक्सीकरण न होने की वजह से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना ही बंद कर दे तो फिर वो पूरा जो हम लोग भोजन करते हैं उसका ऑक्सीकरण होना ही संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? ये जो कोशिकांग है ये गुणसूत्र है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या गोल्जी काय है? इनमें से सबसे बड़ा जो कोशिका अंग है वो कौन सा है? तो 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि प्लास्टिड्स जो है यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। और प्लास्टिड्स जो है वो केवल, याद रखिएगा, प्लास्टिड्स केवल जो है वह पादप कोशिका में यानी पौधे की कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो है वो जंतु कोशिका में यानी मनुष्य में या किसी अन्य जानवरों में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। इसके लिए सबसे ये कौन सा कोशिकांग जो है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर गोल्जी का है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है राइबोसोम जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कोशिका का ऊर्जागृह है। और लाइसोसोम जो है यह आत्महत्या की थैली कहलाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है यह पौधे की जड़ों में पाया जाता है या फिर पादप कोशिका ये पौधे की तना में या पत्तियों में या फिर फूलों में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वह ऑप्शन नंबर 10वां के लिए सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रॉकेट की कार्य करने की जो प्रणाली है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह जो प्रश्न है हमारा यह भौतिकी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे वो विज्ञान के तीनों पार्ट्स को हम लोग लेकर के सम्मिलित करेंगे, ताकि जनरल साइंस से जो भी क्विज बने वो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमारी तैयारी ऐसी हो कि क्वेश्चंस जो है हमारे से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वो न्यूटन के गति का कौन सा नियम वहाँ फॉलो होता है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि न्यूटन के गति का जो है तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन जो है रॉकेट प्रणाली के कार्य के लिए ये सिद्धांत है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो जल में तैरने के लिए है। जल में जो ये तैरने नहीं कहेंगे हम लोग, तैरने के लिए मनुष्य जो जल में तैरता है वहाँ भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही कार्य करता है। जैसे जल में जो ये जहाज वगैरह का जो चलना है वहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कार्य करता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो 20 मीटर का अगर वजन है, 20 केजी वजन है, उसको जमीन के 1 मीटर ऊपर पकड़े रखना है, लेकिन अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कार्य क्या होता है, W ये कार्य के लिए जो है बल लगाना, और बल लगाने के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ विस्थापन होना, तब जाकर के कार्य कहलाता है। लेकिन अगर कार्य में सिर्फ हम कोई बोझा लेकर के या कोई वस्तु को अपने सर पे लेकर के खड़े हैं और उसमें उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर शून्य कार्य माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि 20 केजी वजन है, जमीन से ऊपर 1 मीटर पर पकड़ के आदमी खड़ा है, लेकिन जब तक अगर जैसे कोई बोझ लेकर के, कोई मजदूर जो बोझा ढोता है या कोई सामान को सर पर रख के ढोता है, तो अगर वो सर पर लेकर के खड़ा है तो फिजिक्स कह रहा है कि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वह वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा देता है, विस्थापित नहीं कर देता है, तब तक कार्य जो है शून्य रहता है। हम पूरे दिन फोर्स लगाते हैं और कोई दीवार हमसे नहीं गिरता है, तो वह कहाँ है, कार्य क्या है, शून्य है। लेकिन फोर्स लगाए थोड़ा सा भी, लेकिन दीवार गिर गया। कागज फाड़ना है, थोड़ा सा फोर्स लगा के हम लोग उसको फाड़ दिए, तो वो एक भौतिकी के रूप में विज्ञान जो है वो एक कार्य कहेगा। लेकिन बल लगाएं, फोर्स लगाएं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह कार्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है 20 केजी की वस्तु को ले करके 1 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन उसमें कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए शून्य जूल कार्य हुआ। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता जो है वो तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या है। तो चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है, यानी ऊष्मीय चालकता का मतलब कि गर्म करने पर जो ऊष्मा का प्रसार एक सिरा से दूसरे सिरा तक, वो चांदी में तांबे की अपेक्षा जो है वो जल्दी एक सिरा से दूसरे सिरा तक ऊष्मा पहुंचता है। अर्थात 13 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर कि चांदी का ऊष्मीय चालकता जो है वो तांबे की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सोलर का जो सिस्टम है, सोलर प्लेट में क्या होता है कि जब सूर्य की किरण सोलर प्लेट पे पड़ती है, तो सोलर प्लेट पर इस पर अगर सूर्य की किरण आकर के पड़ती है तो सोलर प्लेट में ये खासियत होता है कि वो फोटोन एनर्जी में चेंज करता है, यानी सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिकली चेंज करके, और फिर जो है ये सोलर उसी पैटर्न पे काम करता है। जो जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो वो गर्म कौन सा किरण करता है, पराबैंगनी किरण तो हम लोग तक आता ही नहीं है। अगर पराबैंगनी किरण आवे तो हमारे जान को उससे ज़्यादा नुकसान है। तो ये अवरक्त किरण जो है ये सूर्य की
विकिरण से सोलर कुकर को गर्म करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। जब पानी अगर उबल रहा है उसमें हाथ जो जलता है उसके कंपैरिजन में भाप से जो हाथ जलता है वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाप जो है ये पूरा भाप के जरिए स्टीम इंजन और भाप के जरिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे कार्य लिए गए हैं। भाप इंजन से जो है सबसे पहले रेलवे भाप इंजन की सहारा से चला। तो ये भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा छिपी होती है, यानी उस ऊष्मा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा वो ऊष्मा जो है हमें ज़्यादा नुकसान देता है, ज़्यादा कष्ट देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोग कहेंगे कि सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्वनि जो है साउंड को मापने का यूनिट डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि अनवांटेड साउंड अधिक मात्रा में जो है वो ध्वनि प्रदूषण है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उस बात को हम लोग धीरे कर रहे हैं, ये तो एक तरह से प्रदूषण नहीं है, लेकिन उसको अनवांटेड उस बात को अगर हम जो है हॉर्न से बोलना शुरू कर दे तो यहाँ पर एक तरह से अगर लोगों को तक पहुँचाना नहीं है लेकिन फिर भी हम उस बातों पर शोर मचाए तो यही अनवांटेड जो बातें हैं वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में चला जाएगा। तो ध्वनि हो या ध्वनि प्रदूषण दोनों जो है वो ध्वनि ही है, अर्थात इसको डेसिबल में ही मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17वां है कि स्त्रियों की जो आवाज़ है वो पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा पतली होती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होने के कारण होती है, या फिर उसका तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ अधिक होने के कारण, या एम्पलीट्यूड उसका अधिक होता है, या फिर उसका वेग अधिक होता है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा कि स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों की आवाज़ जो है वो पुरुषों की अपेक्षा पतली है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानेंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन का सबसे उत्तम स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही तीव्र कम्युनिकेशन होता है। ये ऑप्टिकल का जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से समझिए तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का कम्युनिकेशन होता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये प्रकाश का एक, जिस प्रकार से परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का किरणों का गुण है प्रकाश का, उसी प्रकार से प्रकाशीय फाइबर का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक गुण है, उसके आधार पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? या रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण होता है, या रिफ्लेक्शन परावर्तन के कारण होता है, या फिर स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। तो ये प्रकाश आकाश का रंग नीला जो दिखाई पड़ने का कारण है यह केवल प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन जब होता है तो इसकी वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जिस वर्ण का विक्षेपण इंद्रधनुष जो है या प्रकाश का जो किरणें हैं वो 7 रंगों का, उसमें 7 रंगों की बनी हुई पट्टी है, और यह जो है नेचुरली ढंग से निकलता है इंद्रधनुष, यानी प्रकाश की किरणों का नेचुरली जो है 7 रंगों में विभक्त होना हम इंद्रधनुष कह सकते हैं। तो इंद्रधनुष के जरिए जो है सबसे जो रंग का विक्षेपण सबसे कम विक्षेपण सबसे अधिक होता है वो बैगनी रंग है, सबसे कम जो होगा वो लाल रंग होगा, क्योंकि बैगनी रंग का जो ये है ये तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? पदार्थ के जो परमाणविक सिद्धांत है इसको देने का श्रेय जो है सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो जॉन डाल्टन का जाता है। जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले लोगों को अवगत कराया है। क्वेश्चन है 22 की परमाणु के कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। पदार्थ के जो सबसे शुद्ध रूप है, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्व, ये एलिमेंट्स। और तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक प्रश्न को जो है डिस्क्रिप्शन के साथ इसीलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम्स में प्रश्न आवे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है कि
पदार्थ के कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? तो पदार्थ के मूलकण जो समान संख्या में रहते हैं पदार्थ में, वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ में होता है। बाकी डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में रहता है और प्रोटॉन नाभिक में रहता है। तीसरा जो कण है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वह उसकी संख्या निश्चित नहीं है, वह किसी हाइड्रोजन एटम्स में होता ही नहीं है, किसी में जो है प्रोटॉन से अधिक होता है, तो इसलिए उसकी संख्या निश्चित नहीं है। जो समान है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? रदरफोर्ड जो परमाणु के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या बताया था स्टडी करके? तो उन्होंने बताया था कि जितने भी पदार्थ है जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु में जो है एटम्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बारे में जो है पता लगाए थे सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है इन्होंने केंद्रक के बारे में पता लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? इंटरनेशनल जो मानक है परमाणु भार मापने का वो कौन सा है? तो 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि C12 यानी कार्बन 12 की जो पद्धति है वो परमाणु भार मापने का सबसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। क्वेश्चन है कि 25 की किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन तय करेगा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो तत्व के रासायनिक गुण को जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो तय करती है, और खासकर तत्व के बाहरी कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके रासायनिक गुण को तय करने का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 25वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया है, हेनरी बैक्वेरेल ने किया है, या फिर रोन्टजन ने किया है, या आइंस्टाइन ने किया है? तो 26 का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि हेनरी बैक्वेरेल ने किया है। रोन्टजन जो है वो एक्सरे का खोज किया है। रेडियोधर्मिता की खोज ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बीटा किरणें बनी होती है जी बीटा, तो ये किरणें जो बनी होती है या ऋणावेशित कणों की बनी होती है, अर्थात जो है 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि बीटा किरणें जो है वह धनावेशित कणों की बनी होती है। उसी के विपरीत जो है अल्फा किरणें क्या होती है? तो अल्फा किरणें जो है वह धनावेशित कणों की और बीटा किरणें ऋणावेशित कणों की बनी होती है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? यह कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, या फिर प्लेडियम है? तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है 28वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि ये जो है पोलोनियम है। सी आंसर सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो जितने भी अम्ल हैं, अम्ल भस्म पर हम एक अलग ही वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अम्ल भस्म के से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उसे उस वीडियो में कवर करेंगे। इसका जो सबसे सही उत्तर है 29वां नंबर प्रश्न का कि अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो इसके लिए 29 नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जितने भी अम्ल है वो जल में घुलने के बाद जो है हाइड्रोजन प्लस आयन जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस देते हैं? तो जितने भी अम्ल हैं वो सारे अम्ल जो हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हमेशा जो है वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कोई भी अम्ल की अगर हम लोग बात करें, यानी HCl की अगर बात करें और ये Fe धातु से अगर अभिक्रिया कर लेता है तो यह FeCl2 बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जितने भी अम्ल हैं वह अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आने वाले परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और तो आइए, अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।